हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हम कर रहे हैं दिसंबर 2018 के। हम कुछ ना कुछ डेली 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस करेंगे और मैं आप सभी को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप डेली कोई भी बेसिक्स पढ़ें, कोई भी थ्योरी पढ़ें, उसके साथ साथ 10-15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें। और अगर वर्किंग है तो 10-15 क्वेश्चंस डेली के ठीक है, इनफ है। बट अगर आप वर्किंग नहीं है तो आप 20-25 क्वेश्चन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। आपकी लिमिट है, आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। माई पॉइंट इज दैट यू हैव टू डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बेस पढ़ते रहोगे आपको यही नहीं पता कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस बेस को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। और आप खुद भी एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर आपको ये बात सही ना लगे, कि आप एक थ्योरी को पढ़ना और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना प्रीवियस ईयर में से, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, हमें उससे पता चलना चाहिए कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। तो दिसंबर 2018 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। कोड्स आपके गिवन है, यू हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन। एक बार वीडियो पॉज करें, खुद आंसर करने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा होगा। ओके, सो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है। स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। स्लोप इज इक्वल टू 1, या इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। आउटपुट के रिस्पेक्ट में जो इसकी इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल होगी। अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम देख रहे हैं, देन इट विल बी लाइक दिस। दिस इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट फोर्थ, ओनली थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, या फिर ओनली फर्स्ट। तो इसका स्लोप नेगेटिव है, शो हो रहा है। और इलास्टिसिटी आउटपुट के रिस्पेक्ट में क्या है? 1 है, ना ही ग्रेटर देन 1 है, ना ही इक्वल टू 1 है। सो आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ moving to the next question. In the year 2015-16, India has not been an importer of which of the following? पता होगा कि हम कर रहे हैं 2018 का क्वेश्चन दिसंबर का, और पूछा किसके बारे में जा रहा है? 15-16 के बारे में। तो ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन कहीं पहले से भी उठाया होगा किसी और ईयर में से। सो सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो एप्पल, राइस, पल्सेस किसका इंपोर्टर नहीं है इंडिया 15-16 ईयर में? सो एप्पल इंपोर्ट करता है इंडिया और पल्सेस भी इंपोर्ट करता है, बट राइस इंपोर्ट, बेसिकली यहाँ बासमती राइस की बात हो रही है। ठीक है, सो राइस इज द करेक्ट आंसर। और हम देख लेते हैं, वी हैव थर्ड, सो इट मींस ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज नोन एज फंक्शनल प्लानिंग, स्ट्रक्चरल प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। बिलो से, नीचे से जो प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल कहेंगे। स्ट्रक्चरल में तो एक प्लान डिसाइड होगा, एक बेस डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग होगी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में सिर्फ सेंटर के हाथ में पावर है और वो डिसाइड करेगी कि किसको या क्या करना है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में नीचे से लेके ऊपर तक हर किसी को इंक्लूड किया जाएगा। So that is decentralized planning. So according to that, option 4 हमारा D option correct होगा। Now moving to the next question, question number 4. Which is the required capital adequacy ratio for a new bank to apply for license under the draft guidelines of RBI? तो अकॉर्डिंग टू 2018 यहाँ पे ऑप्शन 4 सही दे रखा है, बट अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, सो इट विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ 13% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स का 13% रिक्वायरमेंट है कि रखना पड़ेगा बैंक्स को, नए बैंक्स को, अगर उनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ये आरबीआई की गाइडलाइन में है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 13% सही होगा करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। Now moving to the next question, question number 5th. You have to arrange the following crop insurance scheme in chronological order of their launch. किस ईयर में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इसे आपको ऑर्डर में लगाना है। तो अगर हम पढ़ें, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम,
मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये तो सबको पता होगा कि सबसे लास्ट सबसे लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही आई है। तो हर एक ऑप्शन, तीन ऑप्शंस हैं जिसमें फोर्थ लास्ट में आ रहा है और ये फोर्थ ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम कब आई थी। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की अगर हम बात करें तो ये आई थी ईयर 1985 में। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की अगर हम बात करें तो ये आई थी ईयर 1999 में। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो ये आई थी अभी 2011-12 में। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। सो ये खुद से ही ऑर्डर में लगा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैट मीन्स ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे पुरानी है कॉम्प्रिहेंसिव, फिर नेशनल लेवल पे, फिर उसे मॉडिफाइड किया गया, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, now moving to the next question number 6, balance of payment on capital account does not include। BOP में कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है। हमने ये कंप्लीट कर रखा है बेस के साथ, आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो अगर हम BOP के कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो क्या क्या इंक्लूड होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड होती हैं यहाँ पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल बोरिंग्स इंक्लूड होती हैं, IMF इंक्लूड होता है, NR डिपॉजिट्स इंक्लूड होता है, ये सब इंक्लूड होता है कैपिटल अकाउंट में। हमसे पूछा गया है क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो गवर्नमेंट लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट होता है, नेट इनकम ट्रांसफर, बैलेंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। नेट इनकम ट्रांसफर जो है वो करंट अकाउंट में होता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में होता है। करंट अकाउंट में आपका ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइवेट ट्रांसफर, ऑफिशियल ट्रांसफर, वो सब इंक्लूड होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड नेट इनकम ट्रांसफर। मींस ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about the Uzawa's theorem। उजावा थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट इज टेक्निकल प्रोग्रेस इज हेरोड न्यूट्रल ओनली। Second is the growth rate of output per worker, consumption per worker and capital per worker are equal and constant over time। थर्ड इज प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा वो लीनियर होमोजीनियस होगा। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम उजावा थ्योरम की बात करें देन इट इज कम इन 1961 और ये एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ थ्योरम है जो क्या कहती है कि स्टेडी स्टेट जो होगा, टेक्निकल चेंज जो होगा नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में, वो एक्सक्लूसिवली होगा बाय हेरोड न्यूट्रल। और ये सिर्फ तब कब हो सकता है जब मार्जिनल एफिशिएंसी जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन की वो कांस्टेंट हो और इसके रिटर्न में कैपिटल सप्लाई जो है वो इनफाइनाइट हो। तो अकॉर्डिंग टू उजावा थ्योरम हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस हेरोड न्यूट्रल होगी, बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा लीनियर होमोजीनियस होगा, बिल्कुल सही है। आउटपुट पर वर्कर, कंजम्पशन पर वर्कर और कैपिटल पर वर्कर ये कांस्टेंट रहेगा ओवर द टाइम, ये भी सही है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन 3 ऑल ऑफ द अबव हमारे क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। Now moving to the next question, question number 8. The price elasticity of linear supply curve through the origin is unity, less than unity, zero या फिर infinity। तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी लीनियर सप्लाई कर्व की क्या होती है, जो हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई किसके इक्वल हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1 के इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दैट यूनिटी मींस ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम एज्यूम्स दैट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम क्या एज्यूम करती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम ये एज्यूम करती है कि लेबर जो है वो होमोजीनियस होगा। लेबर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ लेबर ही है, बाकी कुछ नहीं है। लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेनर, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी भी है, वो भी सिर्फ लेबर के कारण ही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम क्या एज्यूम करती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, वो कॉस्ट उस गुड की जो हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी दूसरे को बनाने के लिए। सो दिस इज जस्ट, यहाँ पे कोई ऐसी असम्पशन नहीं है कि लेबर ही सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेगा या फिर लेबर ही होमोजीनियस है या इट इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सिर्फ और सिर्फ लेबर के कारण ही आ रही है। अगर लेबर ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण भी तो कॉस्ट ऑफ कमोडिटी जनरेट हो रही है ना। सो अकॉर्डिंग टू that none of the above is the correct answer, that means option 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते आज के लास्ट क्वेश्चन पे,
Which of the following statement about rational expectation is false? रेशनल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी false है, ये इंपॉर्टेंट है, गलत पूछा गया है हमसे। पहला, इट इम्प्लाइज दैट एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड हैव नो इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमारी डिमांड में कोई चेंज आ रहा है तो उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, इट एज्यूम्स दैट पीपल टेक अकाउंट ऑल इंफॉर्मेशन, लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तीसरा, इट एज्यूम दैट ऑन एन एवरेज द फोरकास्ट मेड बाय पब्लिक आर करेक्ट, जो लोग फोरकास्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगी। रेशनल एक्सपेक्टेशन की बात है ये। इट इम्प्लाइज दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। अगर हमारी डिमांड में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है तो इसका लॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे भी और हमारे प्राइस लेवल पे भी। तो अगर हम बात करें रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की, सो रेशनल एक्सपेक्टेशन एक तरीके की थ्योरी है, एक कंसेप्ट है जो वाइडली हम कहाँ यूज करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। ये थ्योरी क्या बताती है कि एक इंडिविजुअल का जो बेस है, जो उसके डिसीजन का जो बेस है, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज ह्यूमन रेशनैलिटी, दूसरी चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम, उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और तीसरी चीज उनका पास्ट एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को देखें तो हमें ऑप्शंस डी जो है वो गलत लगेगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। कि अगर हमारा अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है डिमांड में तो इसका मतलब वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल दोनों पे इफेक्ट डालेगा, नहीं। ये हमारा सही है कि अगर हमारा एक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी एक चीज आती है यहाँ पे रेशनल एक्सपेक्टेशन और अडप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात। तो जब एक इंडिविजुअल अपनी रेशनल डिसीजन को यूज करता है, मतलब वो अपने बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अडप्टिव डिसीजन का मतलब क्या होता है, वो पास्ट ट्रेंड्स को या वो फ्यूचर आउटकम को देखते हैं कि फ्यूचर आउटकम में क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो रेशनल एक्सपेक्टेशन बेस्ट गेस किया जाता है फ्यूचर के लिए। रेशनल एक्सपेक्टेशन हमें ये सजेस्ट करता है कि लोग जो हैं वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, ऑन एवरेज वो करेक्ट ही होते हैं। ये इसकी बेसिक अजम्पशन है कि वो लगभग करेक्ट ही होते हैं। और पर्टिकुलरली रेशनल एक्सपेक्टेशन ये अज्यूम करके चलता है कि लोग अपनी पास्ट गलतियों से सीखते हैं और उसी के हिसाब से वो आगे अप्लाई करते हैं। सो दिस इज करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दैट विच इज फॉल्स, ऑप्शन 4 डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, सो दिस इज 10 क्वेश्चंस विच वी आर डूइंग। तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो इन 10 क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।